हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। हम लोग कक्षा 10th का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर को पढ़ रहे थे। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद आगे क्या पढ़ना है, उसके बाद उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आजकल का जो बच्चा है ना, वे लोग चाहते हैं कि शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, तुरंत एक दिन में पढ़ाई कर लेंगे, बहुत थोड़ा सा पढ़ाई करके और पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन इनसे आपका ज्ञान धीरे धीरे नीचे की ओर घटता जाता है, बढ़ता नहीं है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज, छोटे छोटे भाई लोग जो 9th 10th में हो, आप किसी भी चीज को डिटेल में पढ़िए। उसके बाद देखिए कि उसे पढ़ने में कितना इंटरेस्ट, कितना मजा लगता है। किसी भी चीज के बारे में पढ़ना तब मजा लगता है, तब बढ़िया लगता है जब उसे आप समझ पाओ। आप यदि उसके बारे में कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं तो तुम्हें वह पढ़ने में बहुत ही बोरिंग फील होगा। ठीक है। तो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसके बारे में सबसे क्या बोलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो उसमें पढ़े, प्रकाश के बारे में पढ़े। सबसे पहला क्या पढ़े? प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश क्या है। किसी भी स्रोत से, किसी भी प्रकाश स्रोत से, जैसे टॉर्च हो गया, सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, तो वे स्रोत जिनसे हमें प्रकाश मिलता है उसे हम लोग प्रकाश बोलेंगे। जिनसे हमें प्रकाश मिलता है उसी शब्द को क्या बोला गया? प्रकाश। रोशनी मिलता है, उसी शब्द को प्रकाश बोला गया। वे स्रोत जिनसे हमें रोशनी मिलता है उसको क्या बोला गया? प्रकाश। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, इसीलिए उसे बोला गया प्रकाश किरण। क्या बोला गया? प्रकाश किरण। उसके बाद प्रकाश जब भी आती है, क्या इस संसार में ऐसा कोई वस्तु है जो प्रकाश, जिस पर प्रकाश टकराने के बाद वह पार ना होकर के मुड़ जाती है? ऐसा कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है? तो आपका आंसर आएगा कि घर का आईना, घर का शीशा, उसको हम लोग साइंस में बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं? दर्पण। तो आईना, शीशा ऐसा पदार्थ है जो चिकना होता है, उसमें यदि प्रकाश आता है तो वे पार ना होकर के प्रकाश को रोक करके रिफ्लेक्ट कर देता, मोड़ देता है, जिसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इन चैप्टर में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़े, दर्पण के बारे में पढ़े। दर्पण यानी गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का 3 भाग, गोलीय दर्पण का 2 भाग, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण और एक समतल दर्पण के बारे में पढ़े। ठीक है। उसके बाद हम लोग दर्पण से बनने वाले बिंब तथा प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज को देखा। अगला हम लोग आवर्धन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अपवर्तन के बारे में भी पिछला क्लास हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। और उसके बाद जानेंगे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखे। प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है, इसके बाद हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो शांति पूर्वक से समझें, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन किसको बोलेंगे? जैसे एक ग्लास लिए, ग्लास का मतलब कांच का स्लैब, कांच। ठीक है। एक कांच लिए इस प्रकार से, तो कांच जो होता है, जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, जैसे मान लो कांच तो इस प्रकार से रहेगा ना, इस प्रकार से, इसका शेप कुछ इस प्रकार से ऐसे चौखुट टाइप का रहेगा। ठीक है। तो उस आकार को हम यहाँ कैसे बनाएंगे, इसीलिए हम इस प्रकार से इस आकृति को बनाए। अब इस कांच में जब प्रकाश किरण, जैसे सूर्य की रोशनी आएगा, सूर्य की रोशनी इस प्रकार से आती है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। कांच में प्रकाश जो है ना, वह रिफ्लेक्ट होकर मुड़ेगी नहीं, इनसे होकर के पार हो जाएगी। तो हवा में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में चलता है, और कांच में जैसे ही प्रवेश करता है उनका वेग 2 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में हो जाता है। इसका मतलब हवा में जब प्रकाश किरण आ रही थी तो वह
बहुत आराम से आ रही थी, ताकत नहीं लग रहा था आने में। जैसे ही कांच में आके टकराती है तो थोड़ा सा उसे ताकत लगता है। क्यों? क्योंकि हवा का जो कण है वे दूर दूर होते हैं और कांच का कण नजदीक नजदीक होता है, सटा सटा होता है, जिनके कारण प्रकाश किरण आके टकराने के बाद वह धीरे धीरे इसमें प्रवेश करती है। और जैसे ही प्रकाश किरण हवा से आके इस कांच में टकराती है, ये किरण ऐसे सीधा न जाकर के, जैसे एक बैग 3 लाख किलोमीटर का स्पीड से आ रहा था और प्रति सेकंड का स्पीड से आ रहा था और इसमें आके टकराता है, तो सीधा न जाकर के थोड़ा सा इसे मोड़ देता है ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इसे क्या करता है, मोड़ देता है। इसे इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग एक काल्पनिक अपने मन से अभिलंब खींचते हैं इस प्रकार से, ताकि अभिलंब से रिलेट करके इसकी परिभाषा लिख सके। ठीक है, तो प्रकाश किरण सीधी रेखा में आ रही थी, इस प्रकार से आ रही थी, इसे जाना था इस प्रकार से, लेकिन यह मुड़ जाता है थोड़ा अभिलंब की ओर। किधर मुड़ता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। हवा में जब प्रकाश किरण आ रही होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। और जैसे ही कांच में प्रवेश करता है तो कांच का कण घना होता है, सटा सटा होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं सघन माध्यम। क्या बोलते हैं बाबू? सघन माध्यम। ठीक है, अब देखो प्रकाश किरण कांच में आके प्रवेश किया। अब कांच में प्रवेश जब करता है तो कांच कौन माध्यम? सघन माध्यम। और कांच में प्रवेश करने के बाद फिर प्रकाश किरण कांच से पार होगा या नहीं होगा? पार तो हो जाएगी। तो कांच में प्रवेश करता है, कुछ इस प्रकार से आता है यहाँ पे। अब सघन माध्यम से यह किरण किधर निकल रही है? विरल माध्यम की ओर। किरण किधर निकल रही है? विरल माध्यम की ओर। पहले प्रवेश किया विरल माध्यम से सघन माध्यम में, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर निकलेगा। अब यहां भी एक अभिलंब ले लेते हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में था, इनका कण काफी सटा सटा था, तो उस समय प्रकाश किरण को ताकत लग रहा था चलने में। जैसे ही फिर हवा में आता है तो उसे फिर रिलीफ कर देता है, फिर वह 3 लाख किलोमीटर स्पीड से चलेगा पर सेकंड की स्पीड से, क्योंकि हवा में आ गया फिर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अभिलंब से पास ना करके इसमें अभिलंब से दूर चला जाता है ऐसे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश किरण किसी भी ग्लास में यानी कांच में आके टकराती है तो वह अभिलंब के पास आती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वे अभिलंब के पास आती है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वे क्या होती है? अभिलंब से दूर जाती है। यहाँ पे जो कोण बनता है इसको बोलते हैं कोण आई, और यहाँ बनने वाले कोण को बोलते हैं कोण आर। ठीक है, यहाँ बनने वाले कोण को कोण आई और यहाँ बनने वाले कोण को कोण, इसको जाना चाहिए था इधर लेकिन चल गया इधर। पतित किरण जब इसमें आके टकराती है तो ये परावर्तन तो नहीं हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। परावर्तन कब होता है? जब ये मुड़ जाता। मुड़ तो नहीं रहा है, इसका मतलब अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। इसीलिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित हो रहा है, इस किरण को अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों इस शीशा पे है, यानी एक तल पे है। जिस प्रकार से दर्पण में हम लोग समझे थे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आप इस पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो सबसे पहला नियम हम लोग लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन में कि आपतित किरण, सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, अगला दूसरा जो लिखेंगे, आपतन कोण और आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया दोनों का मान हमेशा स्थिर रहता है। क्या लिखेंगे दूसरा हम लोग? आप दूसरा नियम हम लोग क्या देखेंगे? दूसरा नियम क्या है इसका?
आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। कहने का मतलब हुआ साइन आई और साइन आर का मान हमेशा स्थिर रहता है, दोनों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। ये दो नियम है प्रकाश का अपवर्तन का नियम। ठीक है, तो विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण क्या है, सारा चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज यहीं तक रखते हैं। अगला क्लास हम लोग अपवर्तन से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके बारे में जानेंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप इसे नोट कर लें।